तो आज हमारा टेक्स्ट लेक्चर 1 है। और इसमें जो जो जिन लोगों ने हमारे ओरिएंटेशन देखा, बहुत से जो स्टूडेंट्स ने हमारी ओरिएंटेशन देखी, डेमो देखा, तो उन सबका एक एक बहुत ज्यादातर एक ही लोगों बहुत से लोगों का यही सवाल था कि सर हम ये कोर्स तो कर रहे हैं, बट कोई स्टूडेंट इनिशियल स्टेज पर है, कोई स्टूडेंट जिस किसी ने ग्रेजुएट किया है, कोई एसीसीए के बैकग्राउंड से है, कोई सीए के बैकग्राउंड से है, कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहा है, तो सर आप किस लेवल का मतलब पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट फर्स्ट लेक्चर में ही उन सब क्वेश्चंस का उन सबको इसी में जवाब दूं कि वो ये है कि देखें, पहली बात तो ये कोई ओवरनाइट स्कीम नहीं है, ठीक है, और ये एक अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। उसके बाद जो लोगों का ज्यादा क्वेश्चन था वो ये कि देखें, हम लोगों ने इस कोर्स को डिजाइन ही इसी तरीके से किया है कि ये इनिशियल स्टेज से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक के लोगों के लिए बनाया जाए, चाहे कोई स्टूडेंट भी ग्रेजुएट करके निकल रहा है या फिर ग्रेजुएट हो चुका है, किसी ने कोई एसीसी के बैकग्राउंड से है, कोई एसीसीए में है, कोई सीए कर रहा है या सीए हो चुका है, कोई प्रोफेशनल वर्किंग करता है। तो हम लोगों ने इस कोर्स को डिजाइन ही इसी तरीके से किया है कि जब ये कोर्स आप कर लेंगे तो आप सारे स्टूडेंट्स एज एक लेवल पर आ जाए, एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आ जाए, जब आप मार्केट में जाकर बूम करने के लिए तैयार हो। और दूसरी बात कि एक इस कोर्स के बाद मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा कि जो बहुत जरूरी है आपके लिए और बहुत से लोग नहीं सिखाते हो, और वो ये है कि रिसर्च स्किल्स। क्यों देखें, आप सारी जिंदगी तो कोर्सेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आप जिस जिस तरीके से अर्न करते जाएंगे, आप यकीन जाने हमारे साथ जो हमारे सीपीए कोलीग्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो कई सालों से, जो जिनको किसी को 8 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, या फिर मैं हमें 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 खुद लोग कहते हैं कि यार यू आर वेरी वेरी वेल प्रोफेशनल। क्योंकि देखें, हम जो लोग हैं, हम ये बरसगीर के जो लोग हैं, सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, हम मेहनत ज्यादा करते हैं, हम पढ़ते ज्यादा हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि यार हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो हम ज्यादा पढ़ते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि यार यू आर वेल एजुकेटेड। पर मैं आपको कहता हूँ कि ये जो रिसर्च स्किल्स है ना, ये आपको इतना आगे लेके जाएगी कि आपको एक गोरा भी आपको अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो जाएगा। ये आपको रिसर्च स्किल्स आपको हर उस जगह पे काम आएगी जहां पर आप आगे जाने में आपको हेल्प आउट करेगी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा। इस कोर्स के बाद आप, जाहिर सी बात है, आपके पास रास्ते होंगे कि आप अपनी इनकम को कैसे डॉलराइज कर सकते हैं। बाकी मैंने डेमो में, ओरिएंटेशन में आप सबको बता दिया है कि क्या फायदे हैं, क्या स्कोप है इस कोर्स का। तो कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के जिनको मैंने जवाब दिया, और मैंने कहा कि मैं इस लेक्चर में भी शेयर कर दूं कि ये कोर्स इनिशियल स्टेज से लेकर प्रोफेशनल स्टेज के सब लोगों के लिए बनाया गया है। तो चले अभी थोड़ा सा कोर्स रिव्यू के ऊपर ओवरव्यू के ऊपर बात करते हैं। इसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने बात की, बट हमें अब डिटेलली बात करनी है, क्योंकि ये वाली हमारी क्लास लेक्चर ऐसा हाफ हमारा डेमो है, ओवरव्यू है, और हाफ हमारा लेक्चर है। इसमें आप डिटेलली आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या पढ़ेंगे, डिटेलली क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको बताऊंगा कि हमें यूएस टैक्सेशन सिस्टम क्या है। देखिए, यूएस का टैक्स सिस्टम ऐसा है कि वो, मैंने आपको बताया कि वो पूरी दुनिया से हटके चलते हैं, ठीक है। वहां पर यूएस का टैक्स सिस्टम, टैक्स प्रिपरेशन का जो तरीका है, और उसमें जो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं वो कितनी हैं, उसमें कौन कौन से फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं। फिर जो जो दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है इंडिविजुअल टैक्सेशन, एक होता है बिजनेस टैक्सेशन। बिजनेस की अलग टैक्सेशन होती है वहां पर, और इंडिविजुअल की अलग टैक्सेशन होती है। जिन दोनों को कॉमनली, जिनको अपना लीगल होता है कि कंप्लायंस करना, मतलब अपना जो टैक्स लॉ है उनको कंप्लायंस करना उनके लिए लीगली, मतलब वो होता है, जरूरी, मैंडेटरी होता है। फिर स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाएगा कि यूएस का टैक्स सिस्टम की क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, उनको प्रिपरेशन और टैक्स रिटर्न कैसे प्रिपेयर करने हैं, फॉर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखें, आपको कोई एक फॉर्म नहीं फाइल करना, आपको कोई एक फॉर्म नहीं समझना, आपको एक फॉर्म समझना है, फिर उसके पीछे जो फॉर्म्स अटैच हैं उनको समझना है। फिर एक डिफाइंड सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि देखें, ये आपके लिए इतना आसान मुश्किल नहीं है। आपके लिए इसको इजी बनाया जाएगा कि एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आप जाएंगे, आप डेटा एंट्री करेंगे, और फॉर्म्स की टेक्स्ट को, लॉस को दिमाग में रखेंगे, और आप टैक्स रिटर्न फाइल करने में काबिल हो जाएंगे।
आगे चलते हैं। कोर्स की आउटलाइन क्या है? आपको बताया मैंने कि यूएस टैक्सेशन का आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, ओवरव्यू दूंगा कि क्या होता है यूएस टैक्सेशन, वो कैसे काम करता है, उसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेशंस हैं क्या हैं, उनकी टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या हैं, वहाँ इनकम टैक्स होता है, पेरोल टैक्स क्या होता है और सेल्स टैक्स क्या होता है, इसके अलावा दूसरे टैक्सेस होते हैं, स्टेट टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, किस किस किस्म के बिजनेसेस होते हैं। वहां पर देखें, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है एक, ठीक है, जिसको वहां पर एलएलसी, वन मेंबर एलएलसी भी कहा जाता है। फिर पार्टनरशिप होती है, फिर कॉर्पोरेशंस होती हैं, फिर एस कॉर्पोरेशन होती है। फिर वहां पे बिजनेस फॉर्मेशन कैसे होती है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी होती है। फिर जब आप वहां पर यूएस के अंदर टैक्स फाइल करते हैं तो आप फाइलिंग स्टेटस को देखकर टैक्स फाइल करते हैं। उसमें सिंगल टैक्स फाइलिंग स्टेटस आता है, मेरिट फाइलिंग जॉइंटली फाइलिंग स्टेटस आता है, मेरिट फाइलिंग सेपरेटली आता है, और हेड ऑफ हाउस होल्ड और क्वालिफाइंग विडोवर आता है। उसके बाद आप जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इनकम एज पर टैक्स क्या है, यानी कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, एक्टिव इनकम किसको कहा जाता है, नॉन एक्टिव इनकम किसको कहा जाता है, पैसिव इनकम क्या है, उसके बारे में आप जानेंगे, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ, फिर जो टैक्सेबल इनकम है और नॉन टैक्सेबल इनकम क्या है, यानी कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है और कौन सी ऐसी इनकम है जो नॉन टैक्सेबल होती है, जिसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगता। उसके बाद इस कोर्स में आप ये देखेंगे कि यार पास थ्रू एंटिटीज क्या होती हैं, क्योंकि यूएस में बिजनेसेस के ऊपर ये भी आता है कि किसी बिजनेस के ऊपर डबल टैक्सेशन होती है, किसी बिजनेस के ऊपर सिंगल टैक्सेशन होती है। डबल टैक्सेशन के बारे में आपको बताऊंगा और सिंगल टैक्सेशन के ऊपर आपको बताऊंगा पास थ्रू एंटिटीज कौन सी होती हैं। फिर टैक्स ब्रैकेट्स और रेट्स क्या होते हैं, कितनी इनकम के ऊपर कितने रेट्स लग रहे हैं, क्या टैक्स ब्रैकेट है वहां का। फिर इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर्म 1040 कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आपको अगर इंडिविजुअल टैक्स टैक्स फॉर्म 1040 समझ में आ गया है ना, तो आपके लिए पीछे चीजें समझना बहुत आसान है। मैं आपको सारे वो गाइडलाइन दूंगा, आप देखें, मैंने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट एक दो क्लासेस में ऐसा लगेगा ये बहुत बोरिंग और बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, पर आप यकीन जाने आप इसको सिर्फ थोड़ा सा फोकस दे के पढ़ें तो यकीन जाने आप इस फील्ड में ग्रो अप करेंगे। आपको आपको ये चीज हलवा लगेगी। मुझे भी शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई थी आज से कई साल पहले, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अच्छी खासी ग्रिप है, मैं एक प्रोफेशनल बन चुका हूँ। तो खैर, आपको फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, आपको स्केड्यूल्स के बारे में बताऊंगा। स्केड्यूल्स क्या होते हैं कि स्केड्यूल्स होते हैं आइटमाइज्ड डिडक्शन के स्केड्यूल हो गए, पीछे स्केड्यूल सी हो गया, स्केड्यूल ए हो गया, उस तरीके के स्केड्यूल ई हो गया। तो उस तरीके के पीछे से स्केड्यूल्स होते हैं जो फॉर्म 1040 को पीछे से सपोर्ट कर रहे होते हैं। समझे कि फॉर्म 1040 एक बहुत बड़ा पेपर है, एक बहुत बड़ा फॉर्म है 3-4 पेजेस का, उसके पीछे कुछ स्केड्यूल्स हैं, कुछ वर्कशीट्स हैं। तो आपको वो वर्कशीट्स भी बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फॉर्म फिल करना। फिर टैक्सेबल इनकम है, जिनकी सोर्सेज की, मतलब अगर आपके पास एक टैक्सेबल इनकम आ रही है, आपने अभी जाना कि नॉन टैक्सेबल इनकम भी होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, किसी को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता और किसी को रिपोर्ट करना पड़ता है। पर कुछ टैक्सेबल इनकम होती है, जैसे कि आपकी वेजेस हो गई, जैसे कि आपने मजदूरी काम या ऑफिस में वर्क करके जो कमाया, इंटरेस्ट हो गया जो आपने बैंक से कमाया है, कैपिटल गेन्स हो गया आपने प्रॉपर्टी के ऊपर या शेयर्स के ऊपर कमाया, तो वो टैक्सेबल इनकम है आपकी। फिर क्रेडिट्स एंड डिडक्शंस के ऊपर कि मतलब एक इंडिविजुअल के लिए क्या कौन कौन से क्रेडिट्स होते हैं और कौन कौन के डिडक्शंस होते हैं। आप यकीन जाने, जो यूएस के लोग हैं वो सबसे ज्यादा उन लोगों को पसंद करते हैं, मतलब उस टैक्स प्रिपेयरर को पसंद करते हैं जो उनको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दिलवाए, जो उनको ज्यादा से ज्यादा डिडक्शंस दिलवाए। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब आप इसके ऊपर ग्रिप कर लेंगे ना थोड़ी सी, तो यकीन माने आपका आपका जो गोरा होगा, जिस गोरे के लिए आप काम कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप क्योंकि फर्स्ट आपको बीपीओस के जरिए वहां जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली भी जो गोरेस के साथ कर सकते हैं, पर डायरेक्टली वो बहुत कम ट्रस्ट करते हैं। आपको मैं रास्ते बताऊंगा कैसे आप उनको अप्रोच करें। कोई कोई ट्रस्ट कर भी लेता है, बट आप बीपीओ के साथ जब जाते हैं तो आपके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसके बाद आपके लिए रास्ते खुले हैं। मैं आपको सारे वो रूट्स बताऊंगा, तो क्रेडिट्स आपको पता चलेंगे। उसके बाद कोर्स आउटलाइन में आता है एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस।
अब एक एम्प्लॉय है, उसके ऊपर क्या टैक्सेस लगते हैं। एक एम्प्लॉय को जब सैलरी मिलती है तो उसको W2 इशू होता है, ये भी एक फॉर्म है। उसको सोशल सिक्योरिटी टैक्स देना होता है, उसको मेडिकेयर टैक्स देना होता है, और उसके जो दूसरी इनकम्स हैं वो फॉर्म 1099 के जरिए मिलती हैं। अब फॉर्म 1099 की बहुत सी किस्में हैं, उसमें फॉर्म 1099 NEC आ जाता है, मतलब कि बहुत सी इसमें किस्में हैं जो फॉर्म 1099 की किस्में हैं, आपको वो बताई जाएंगी। उसके बाद टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स प्लानिंग कैसी की जाती है, ये टैक्स प्रिपरेटर की सेकंड स्टेज होती है, इसमें आप और बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाते हो। उसके बाद टैक्स कंप्लायंस कैसी होती है कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनकी जो फाइलिंग डेडलाइंस हैं वो क्या है, और अगर आप टैक्स कंप्लायंस नहीं करते, अगर आप वक्त के ऊपर जो एज अ टैक्स पेयर टैक्स फाइल नहीं करते तो क्या पेनल्टीज लगेंगी, अगर आप वक्त के ऊपर टैक्स पे नहीं करते तो क्या पेनल्टीज लगेंगी, वो बताऊंगा मैं आपको। आपको एक ऐसा पूरा कोर्स डिटेली में बताऊंगा ताकि ये आपके लिए बहुत हलवा हो जाए इस फील्ड में जाना। पर आपको टैक्स सॉफ्टवेयर और टूल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, कैसे आप वहाँ से उन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। प्रो कनेक्ट हो गया, ड्रेक हो गया, टैक्स लेयर हो गया, लासार्टे हो गया, और ETC। फिर टैक्सेशन, फिर जो इन्वेस्टमेंट की टैक्सेशन है इसको जो डी में आती है उसके बारे में बताऊंगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए, जिनसे आपने रेवेन्यू कैपिटल गेन कमाया या लॉस हुआ आपको, उनको लॉस को कैसे डिटेक्ट करना है, और टैक्सेशन को और इनकम को और जो गेन हुआ है आपको उसको टैक्स उसको कैसे टैक्स उसका कैसे टैक्स ट्रीटमेंट करना है आपको। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार स्टॉक्स की, बॉन्ड्स की और म्यूचुअल फंड्स की वहां पर कैसे टैक्सेशन होती है, क्योंकि यूएस में लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ तो इतना रिवाज नहीं है, बट यूएस में हर कोई आपको ऐसा दिख रहा होगा कि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वो इंश्योरेंस प्लान्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पर ये कल्चर बहुत ज्यादा है। आपको उसको बताऊंगा। कैपिटल गेन्स और लॉसेस के बारे में आपको पता चलेगा कि गेन्स को और लॉसेस को कैसे ट्रीटमेंट करना है, अगर लॉसेस हो जाए किसी टैक्स पेयर को तो उसको कैसे उसमें डिडक्ट करना है, लॉसेस को कैसे गेन्स के साथ डिडक्ट करना है। फिर रिटायरमेंट अकाउंट्स की कैसे टैक्सेशन होती है, वहां पर रिटायरमेंट अकाउंट्स होते हैं, लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट से सारी जिंदगी पैसे में जमा करवाते रहते हैं, कि जैसे कि यहाँ पर आपको पेंशन मिलती है उस तरीके के वहाँ पे IRS होते हैं, तो 401 के ऐसे फॉर्म प्लान्स होते हैं वहां पर, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको ये पता चलेगा कि जो टैक्स इंटरव्यूज हैं वो कैसे कंडक्ट होते हैं, जो यूएस से जो गोरा है वो आपसे कैसे इंटरव्यू करता है, यहाँ से लोग आपसे कैसे इंटरव्यू करते हैं, आपको कैसे क्लाइंट को डील करना है, और खुद इंटरव्यू कैसे देना है, उसमें कैसे पास होना है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि टैक्स क्या है उसके ऊपर। व्हाट इज टैक्स। देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि यूएसए में मैंडेटरी है कि हर कोई में टैक्सेस को की कंट्रीब्यूशन दे, ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वहां पर लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर इंडिविजुअल से भी और कॉर्पोरेशन से टैक्स लिया जाता है। क्योंकि देखिए जो टैक्स है, टैक्सेशन है, वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। वहां पर आप जब टैक्स देते हैं तो वो इसलिए नहीं दे रहे कि वो आपको कोई बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, नहीं। वहां पर आप उनको टैक्स इसलिए देते हैं ताकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो जो सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि पब्लिक को ट्रांसपोर्टेशन देना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देना, तो उस निज़ाम को बनाने के लिए आप टैक्स देते हैं। आप इसके लिए नहीं देते कि आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो, नहीं, वो पूरी ऐसा पब्लिक के लिए जो फैसिलिटीज, जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं उसके लिए देते हैं। यहाँ पर तो हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप टैक्स देते भी हैं या इंडिया में अगर आप टैक्स देते भी तो आप देखते हैं कि या तो वो आपके ऊपर लग नहीं रहा या तो वो कहीं और ही लग रहा है। तो वहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर लोग टैक्स देते हैं ताकि उनको पता है कि जब हम टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट हमारे लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, एक सेफ्टी क्रिएट करेगी, ताकि लोग वहां पर काम कर सकें, जी सकें, खाना पीना हर चीज कर सकें। टैक्सेस थियोरेटिकली कलेक्ट किए जाता है ताकि टैक्स पेयर्स का बेनिफिट हो। टैक्सेस बहुत मेजर रिसोर्स होता है, टैक्सेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का बहुत बड़ा रिसोर्सेज होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में तो टैक्सेस खत्म हो जाते हैं, हम फिर लोन्स के ऊपर आते हैं, बट जो मॉडर्न कंट्रीज है, जो बहुत वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन वहाँ टैक्सेस एक बहुत बड़ा जरिया होता है रेवेन्यू का।
फिर दूसरे भी रेवेन्यूज होते हैं। टैक्सेस मैंने जैसे आपको कहा कि वो इसलिए नहीं दिए जाते कि आपको कोई समथिंग बहुत स्पेसिफिक दी जाए, नहीं, वो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब आए तो देखते हैं कि यूएस टैक्स हिस्ट्री क्या है। जब एक सिविल वॉर हुई थी वहां पर, तो सबसे पहले वहां पर इनकम टैक्स का एक फाइनेंसिंग वॉर का एफर्ट किया गया था 1861 में। फिर 1862 में कांग्रेस ने इंटरनल रेवेन्यू एक्ट पास किया, जिससे फिर एक ब्यूरो बना, ब्यूरो ऑफ इंटरनल रेवेन्यू बना, जो कि अब मॉडर्न आजकल आईआरएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस कहलाता है। फिर वहां पर एक एक्ट आया, अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसने बहुत ज्यादा रिफॉर्म किए लॉज के अंदर 2010 में, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस जो कवरेज है उसमें बहुत सी इंप्लीमेंट्स की गई और रिफॉर्म्स किए गए। ये जो पीडीएफ्स हैं, ये जो गाइड्स हैं, ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपको इस कोर्स के दौरान भी, इस कोर्स के बाद भी, जब भी इनकी जरूरत पड़े आप इनको देख सकते हैं। आप अपने आप को रिफ्रेश या अपडेट कर सकते हैं। अब व्हाट इज टैक्स रिटर्न फाइलिंग? अच्छा, टैक्स का तो समझ में आ गया, ये टैक्स रिटर्न फाइलिंग क्या भला है? देखिए, जैसे पाकिस्तान में हर शख्स को जो कमा रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, वैसे ही यूएस में हर किसी के लिए मैंडेटरी है कि वो कंप्लायंस करे। यहाँ पर तो लोग बच जाते हैं हेरा फेरी करके या कुछ ना कुछ कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा इतना पक्का निजाम नहीं है, बट वहां पर है। टैक्स रिटर्न एक फॉर्म है, फॉर्म्स का नाम है, जो टैक्स अथॉरिटी को डिस्क्लोज किया जाता है, जिसमें आप डिस्क्लोज करते हैं फॉर्म्स के अंदर कि यार मेरी इनकम इतनी है, मेरे एक्सपेंसेस इतने हैं, और दूसरी इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है कि मैंने यहाँ से पैसे कमाए, यहाँ से पैसे कमाए। इन फॉर्म से आप डिटेल देते हो कि मैंने यहाँ से पैसे कमाए, यहाँ पे स्पेंड किए, मेरे पास इतने बचे, इतनी सेविंग हुई, ये। फिर गवर्नमेंट अपने उस रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाती है। फिर टैक्स के ऊपर टैक्स जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आती है। फिर वो अपने टैक्स पेमेंट्स को प्लान करते हैं। फिर वो या तो अगर उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स रिफंड किया, और अगर विदहोल्डिंग, क्योंकि वहां पर विदहोल्डिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर तो विदहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब्स में आपको नजर आएगा। विदहोल्डिंग क्या होती है? विदहोल्डिंग ये होती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं उसी के दौरान आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से, मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तानी वो देता हूँ, स्टोरी देता हूँ कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है, तो आपका एम्प्लॉयर, जो आपका मालिक है, जो आप जिसके बाद पूरा महीना काम कर रहे हो, वो क्या करेगा, मंथ एंड पर आपकी 1 लाख की सैलरी में से 10,000 पर विदहोल्डिंग टैक्स निकाल कर आईआरएस के लिए रख देगा। वो ये आपका वो हो गया, मतलब आपका पेमेंट हो गई आपकी टैक्स की। क्योंकि वहां पर ये है कि आपका जब एम्प्लॉयर ही टैक्स निकाल के रख लेगा, तो आप कहाँ भागोगे, आप कैसे टैक्स नहीं दोगे, तो आप दोगे। फिर जब ईयर एंड आता है, जब आप टैक्स फाइल करते हो, तब आपको पता चलता है यार मेरा टैक्स बनता था 25,000, 30,000, 10,000 जितना भी, और मैंने टैक्स दिया था 10,000, 15,000 जितना भी। तो अब अगर मैंने बहुत ज्यादा टैक्स दिया है तो मुझे वो रिफंड होगा, अब अगर मैंने कम टैक्स दिया है तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है। यूनाइटेड स्टेट्स में टैक्स रिटर्न जो है वो रिपोर्ट फाइल होती है आईआरएस के पास, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के पास। मैं इसकी वेबसाइट भी और इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे एक्सेस करना है। और जो स्टेट और लोकल टैक्स है वो लोकल एजेंसी, लोकल स्टेट्स की वेबसाइट्स पर वो फाइल होते हैं, उनके पास फाइल होते हैं। लोकल स्टेट्स होते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टेट की खुद की है, हर स्टेट की खुद का एक डिपार्टमेंट है जहां वो फाइल होते हैं, जैसे कि टेक्सास का खुद का है, न्यूयॉर्क का खुद का है। तो ऐसे फिर वो जो डिपार्टमेंट है, एजेंसी, वो कैलकुलेट टैक्स करती हैं और अदर इनकम को टैक्स, आपको इनकम को कैलकुलेट करती हैं, टैक्सेस को देखती हैं, और उसके ऊपर फिर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। अब आईआरएस और जो अदर जो दूसरी इक्विवेलेंट टैक्सिंग अथॉरिटी है, इनके जो फॉर्म्स होते हैं वो तकरीबन एक जैसे होते हैं। देखिए, जैसे आप फेडरल में फाइल कर रहे हैं, अगर वहां पर 1040 है तो बहुत से स्टेट्स में भी वो 1040 ही होगा, सिर्फ उसका थोड़ा सा ओवरव्यू अलग होगा। वो समझे कि वो बहुत छोटा सा टैक्स 1040 है और वो बहुत बड़ा सा है। तो ये आपको जब आप इस फील्ड में आगे चले जाएंगे, मतलब ये कोर्स के जब आप बीच में होंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाए समझना कि यार अच्छा ठीक है, फेडरल ऐसे हो रहा है तो मतलब अब स्टेट भी ऐसे होगा। तो ये ऐसा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब आप इसमें जाओगे आगे तो आप उसको बिल्डअप करोगे, अपनी स्किल्स को बिल्डअप करोगे। अब आते हैं हम आईआरएस वेबसाइट।
ये वेबसाइट बहुत ज़रूरी है आपकी। इस वेबसाइट से अब आपका जब इस फील्ड में आप आ गए तो आपका ताल्लुक बना रहेगा। ये इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की जो वेबसाइट है, ये रेवेन्यू सर्विस की यूनाइटेड स्टेट्स की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी वेबसाइट है। ये फेडरल लेवल पर टैक्सेस को और रेवेन्यू के मामलात को डील करते हैं। तो अगर इसको जब आप विजिट करोगे तो सिर्फ आपको लिखना है www.irs.gov, सिर्फ इतना लिखना है और आप इस वेबसाइट को कभी भी जाकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हो, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इस वेबसाइट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इस वेबसाइट का एक पूरा ओवरव्यू देकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स आप इस वेबसाइट से हासिल कर सकते हो आगे जाकर। अब हम बात करते हैं हु इज यूएस टैक्स पेयर, यानी कि यूएस में जो टैक्स पेयर किसको कहते हैं? टैक्स पेयर वो होता है कि जिसको टैक्स पे करना है, वो कौन है, उसको क्या कहा जाता है। तो यूएस में इंडिविजुअल को और बिजनेस एंटिटीज को जो टैक्सेस देती हैं, फेडरल को या स्टेट्स को या लोकल गवर्नमेंट्स को, उनको टैक्स पेयर कहा जाता है। कंपनीज को भी। पर क्योंकि देखें जब वो टैक्सेस देती हैं तो ये एक रेवेन्यू का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सोर्स होता है गवर्नमेंट्स के लिए। अगर अगर आप समझें, आप खुद बताएं, अगर हम गवर्नमेंट को जो टैक्स ना दे पाकिस्तान में तो वो कैसे चलेगी? नहीं चल सकती। तो ये बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए बहुत अहम इंडस्ट्री है। यहाँ पर आपका इसको रहना ही रहना है। अब यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स हैं यूएसए के अंदर। पहला है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स क्या है कि जो एक अलग एक अलग इंसान है, एक शख्स है, ऐसा ऐसा एज अ पर्सन जो वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर फाइल करेगा, जो कि हर किसी के लिए मैंडेटरी है टैक्स लॉज को, टैक्स को कंप्लायंस करना। फिर एज अ बिजनेस टैक्स पेयर, वो लोग जो कोई कारोबार करते हैं। और आप यकीन माने कि यूएसए के अंदर जो शख्स बिजनेस कर रहा होता है वो कोई ना कोई, ज्यादातर हाफ लोग तो साइड पर कोई ना कोई बिजनेस में एंगेज होते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि जब आपको एक क्लाइंट मिलता है तो इंडिविजुअल रिटर्न के साथ आपको उसका बिजनेस रिटर्न भी मिलता है, जिससे आप उससे और ज्यादा अर्न करते हो। और इस वक्त जो यूएसए के अंदर जो इंडिविजुअल रिटर्न की जो वो चल रही है, कॉस्ट चल रही है, तो आप यकीन माने 300 to 400 के करीब एक इंडिविजुअल रिटर्न आमतौर पर पे करता है अपने इंडिविजुअल रिटर्न के लिए। फिर बिजनेस टैक्स पेयर्स के लिए और है। और फिर ट्रस्ट के फिर थर्ड लेवल पर आ जाता है आपके पास ये है कि ट्रस्ट एंड स्टेट टैक्स पेयर्स, जो लोग ट्रस्ट रन करते हैं, जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं। फिर आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रॉफिट वो ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं, वो बिजनेसेस रन करते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट नहीं करना होता। तो उनको फिर बहुत सारी टैक्सेशंस जो एग्जम्पशंस होते हैं वो भी होती हैं। बट इसमें लोगों को ज्यादातर एज अ सॉलिसिटर की, लॉयर्स की भी वहां पर जरूरत होती है। तो इसको ये वैसे ही बहुत कम होती हैं, तो इसके लिए आप उसको डील भी बहुत कम करते हैं। वहां पर आपको ज्यादातर इंडिविजुअल मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, और हो सकता है कि कुछ कुछ इंटरनेशनल मिले। फिर वहां पर इंटरनेशनल टैक्स पेयर्स होते हैं। ये वो होते हैं कि जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं वहां पर। ये लोग होते हैं बाहर से कोई पढ़ने आया है, कोई बाहर से किसी का बिजनेस के लिए आया है, तो ये वो होते हैं जिनके पास जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं। आगे जाकर आपको और डिटेल में इनके बारे में मैं बताऊंगा। सो इंडिविजुअल टैक्सेशन फर्स्ट क्लास में आप ये देखेंगे कि यार व्हाट इज फॉर्म 1040। फॉर्म 1040 के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं। रिव्यू ऑफ फॉर्म 1040 पूरा एक मैं आपको रिव्यू दूंगा फॉर्म 1040 का। फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर इंडिविजुअल्स के लिए, जो फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, और फाइलिंग स्टेटस क्या होते हैं, मतलब कि ये जो फाइलिंग स्टेटस है, स्टेटस ये क्या है, और डिपेंडेंस क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसे बताऊंगा कि जो आपके दिमाग में आ जाए, जिसके बाद मैं आपको फॉर्म 1040 का रिव्यू करवाऊंगा, जिसको आप रिव्यू करेंगे ना जब एंड में जाकर, तो यकीन माने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब कुछ आपको मैं बात करता हूँ, मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा वेबसाइट पे जाकर फॉर्म 1040 का, बट पहले मैं आपको उसके ऊपर बात कर लूँ। व्हाट इज फॉर्म 1040 एंड टाइप्स। फॉर्म 1040 वो है कि ये एक फॉर्म है। मेजोरिटी जो टैक्स पेयर्स होते हैं ना वहां पर, वो इसी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं अपनी इनकम को रिपोर्ट करने के लिए, और अपने टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए, और रिफंड लेने के लिए, या फिर टैक्स एडिशनल टैक्स इनके ऊपर होता है वो इसी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं
वहाँ पर टैक्स पेयर्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 1040 ज़्यादातर इंडिविजुअल्स जो होते हैं वहाँ पर मेजोरिटी के तौर पर। फिर फॉर्म 1040 SR होता है। ये वर्जन समझे कि ये वही है, फॉर्म 1040 ही है, पर सिर्फ ये उन लोगों के लिए होता है जो सीनियर होते हैं, जो 65 से ऊपर होते हैं, 65 के होते हैं, उनसे ऊपर होते हैं, ये उनके लिए होता है SR। सिर्फ इसमें क्या होता है कि ये वही होता है फॉर्म, सिर्फ इसका जो फॉन्ट साइज है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा ये जूम हुआ हुआ होता है, ताकि जो ओल्ड लोग हैं, जो बड़े लोग, जो बूढ़े लोग हैं, ओल्डर लोग हैं, उनके लिए आसानी हो, आसानी से टैक्स देखने के लिए। फिर देखें, आपको पता है कि यूएसए के अंदर पूरी दुनिया जा रही होती है, क्योंकि यूएस एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। वहां पर आप जाते हैं, बिजनेस करते हैं, टूरिस्ट के लिए जाते हैं, बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस हैं, बहुत से वहां पे मतलब हजार वहां पर ना वो रीजंस निकल सकते हैं यूएस के लोगों का विजिट करने के लिए, इसलिए तो उसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है। अब वहां पर एक फॉर्म है 30 नंबर, फॉर्म 1040 की चार किस्में हैं। फॉर्म 1040 NR, इसको एनआर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट एलियंस के लिए फॉर्म है। वो लोग जो वहां पर पढ़ने के लिए गया है, जो वहां पे रेजिडेंट नहीं है, जिसको रेजिडेंट कार्ड नहीं है, वो जब वहां पे कोई ऐसी काम कर रहा होता है, जैसे वो अर्न कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जब उसके लिए लागू होता है कि वो फॉर्म फाइल करे, तो वो ये फॉर्म 1040 NR फाइल करता है। ये एक जैसे फॉर्म्स होते हैं, पर ये इनके नाम और कुछ इनकी हल्की फुल्की इनकी, जैसे ये 1040 नॉर्मल है, इसमें जब थोड़ा सा जूम आ गया तो ये उस हिसाब से होते हैं। फिर आ गया फॉर्म 1040X। ये जो फॉर्म है ये अमेंडमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर एक एक शख्स ने 2021 में कोई ऐसा फॉर्म रिटर्न फाइल कर दिया कि जो गलत हो गया, जो उसके मुताबिक से गलत है यार। अब वो उसको 2022 में उसको अमेंड करना है कि मैंने जो फाइल किया है 2021 में वो गलती से ये फाइल कर दिया, अब मुझे उसको ठीक करना है। तो फिर वो फॉर्म 1040X फाइल करेगा उसको अमेंड करने के लिए। जो प्रीवियसली उसको फाइलिंग फॉर्म होगा उसको वो रिटर्न करेगा, या अगर उसने टैक्स ज्यादा दे दिया है या उसने टैक्स कम दिया है तो उस हिसाब, या उसने अपनी कोई लोग उसने गलती से उनकी इनकम कम बता देते हैं, अगर वो कम बताते हैं तब भी उनको फाइल करना है, अगर वो ज्यादा बताते हैं तब भी उनको फाइल करना है। क्योंकि ज्यादा बताएंगे, अगर ज्यादा बता दिए तो उसको उनको फिर रिफंड मिलेगा, अगर उन्होंने कम बता दिए तो फिर उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है, जो अगर वो नहीं देंगे तो फिर उनके ऊपर लायबिलिटी, उनके ऊपर फिर पेनल्टीज लगेंगी, क्योंकि वो यूएस है, वहां पर हर चीज पकड़ी जाती है, वहां पर जब ऑडिट खुलता है तो लोग पकड़े जाते हैं। अब ये है रिव्यू ऑफ फॉर्म 1040, ये मैं आपको एंड में करवाऊंगा, हो सकता है लेक्चर 2 में करवाऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये आप करेंगे तो इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, दिमाग में आपको आ जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसी थी, हाँ ये चीज ऐसी थी। एक पूरा फॉर्म है, मैं आपको करवाऊंगा, एंड में करवाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरा सही तरीके से समझें। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हमारी, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडिविजुअल्स। इस पर बात करने से पहले मैं ये कहूंगा कि ये जो आपको पीडीएफ से जो आपको मिलेंगी, ये आपको मैंने इन हम लोगों ने डिजाइन ही इस तरीके से की है कि आप अगर क्लास ले लें आपको, क्योंकि ये अगर कोई कुछ ऐसी चीजें हैं जो लेंथी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको जब आपके पास जब ये पीडीएफ खुलेगी तो आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ जाना है, आपके पास ये रहेगी, आप इसको ओपन करें, आप इसको देखें और फिर आगे रिसर्च करके आप अपनी स्किल्स को ग्रो करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि सब आप कोर्स नहीं करें, हम चाहते हैं कि आप मार्केट में जाएं। हम सिर्फ आपको कोर्स देकर और पढ़ा कर सिर्फ रुकना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप मार्केट में आए और ये जो गैप आया है मार्केट में इसको फिल करें, इसको पहले आप फिल करें। अब इंडिविजुअल्स के लिए क्या फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम ये देखते हैं। ओके कि हु मस्ट फाइल, किसको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है। फिर आती हैं इसमें फाइलिंग डेडलाइंस आती हैं कि यार क्या फाइलिंग डेडलाइंस है। जैसे पाकिस्तान में होता है कि जुलाई से लेकर आपको अक्टूबर नवंबर, फिर ये एक्सटेंड होता रहता है। फिर एक्सटेंशन जो डेडलाइंस होती हैं वो क्या होती हैं यूएसए के अंदर इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग के लिए। फिर उसके बाद आती है एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट डेडलाइंस। ये उन लोगों के लिए होती है कि जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, और उनके लिए फिर लागू ये होता है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वो एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट्स करें हर हर क्वार्टर में।
एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर क्वार्टर वाइज उनको एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट्स करनी होती है। क्योंकि देखिए जो एम्प्लॉयर है, ठीक, जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉई है, जो वहाँ काम कर रहा है, वो तो विद होल्डिंग टैक्स दे रहा है। एम्प्लॉयर उससे ले रहा है और एम्प्लॉय से वो कट हो रहा है, और वो एज अ विद होल्डिंग टैक्स जमा हो रहा है। विद होल्डिंग के टैक्स के कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। पर वहां पर जो बिजनेसमैन है, वो किसी को टैक्स नहीं दे रहा उस टाइम, वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, उसका तो कोई एम्प्लॉयर है नहीं। तो अब क्या होगा कि अब वहां पर उसको एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट देनी पड़ेंगी क्वार्टर वाइज, ताकि जब एट द ईयर एंड जब वो फाइल करे तो उसका जितना टैक्स बने वो गवर्नमेंट रखे अपने पास, और अगर उसने ज्यादा दे दिया तो उसको रिफंड मिलेगा, अगर उसने कम दिया है तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनेगी जो उसको उस टाइम देनी है। तो ये एस्टिमेटेड होता है। ये मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट और आगे समझाऊंगा। अब हम आ गए फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडिविजुअल्स के उसी के लिए कि जिसने डेडलाइंस देखनी है। तो देखिए जो यहाँ पर ये जो ना प्रोसेस है टैक्सेशन का, ये पूरा साल चलता रहता है। ये ऐसे नहीं है कि इंडिविजुअल टैक्सेशन का खत्म हो गया तो यार अब क्या, नहीं, ये पूरा साल चलता रहेगा। इसमें फिर स्टैंडर्ड डिडक्शंस आते हैं। आप जब इनकम अर्न कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके, जब आप फॉर्म रिव्यू करेंगे ना, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आपके दिमाग में यूं कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो इंडिविजुअल टैक्सेशन है, उसका जो पीरियड है वो 1 जनवरी से लेकर अप्रैल 15 तक है। अप्रैल 15 तक आप उसकी डेडलाइन है कि एनुअल टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है। क्यों? क्योंकि ये अप्रैल 15 तक तो डेडलाइन है, बट आप अप्रैल 15 से पहले अगर एक्सटेंशन ले लेते हैं तो आपको अक्टूबर 15 तक का टाइम मिलता है उसको एक्सटेंड करके बाद में फिल करने का। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, या फिर अभी मैं तैयार नहीं हूँ टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि एक्सटेंशन टू फाइल उनको मिल जाता है अक्टूबर 15 तक, पर एक्सटेंशन टू पे नहीं मिलता उनको। टैक्स एस्टिमेटेड टैक्स अपना भले इंडिविजुअल उसको पे करना है अप्रैल 15 तक, बट वो एक्सटेंशन टू फाइल यानी कि रिपोर्टिंग का जो काम है, 1040 रिपोर्ट करेगा, ये करेगा, वो उसको करना है। और ये जो एक्सटेंशन है ये बहुत आप इजीली कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्म होता है, उसको आपको फिलअप करना है और किसी को भी आप एक्सटेंशन दिला दोगे और उसको अच्छी खासी आपकी भी इससे अर्निंग होगी। फिर जो बिजनेसेस होते हैं उनको पेमेंट्स करनी होती हैं। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं तो वो एस्टिमेटेड पेमेंट्स करते हैं, क्वार्टर वाइज करते हैं। तो उनकी ये जैसे देखें लिखा हुआ है, योर फर्स्ट क्वार्टर एस्टिमेटेड, जो उनकी फर्स्ट क्वार्टर एस्टिमेटेड पेमेंट है वो अप्रैल में होती है। अप्रैल में जब वो फर्स्ट पेमेंट करेंगे फिर उनका ये अप्रैल 15 तक जो डेडलाइन है, ये फर्स्ट एस्टिमेटेड पेमेंट की डेडलाइन है। फिर जून 15 तक डेडलाइन आती है सेकंड क्वार्टर की। क्या आप सेकंड क्वार्टर जो टैक्स पेमेंट की है ना, पेमेंट ड्यू होगी आप तक, वो जून 15 तक करनी है। फिर उनके बाद डेडलाइन आएगी थर्ड क्वार्टर की सितंबर 15 तक, और फिर उनके बाद डेडलाइन आएगी जनवरी 15 तक, जब वो अपना फाइनल क्वार्टर की एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट करेंगे और फिर उनको फाइल करेंगे उस हिसाब। तो ये इस तरीके से चलता रहता है और ये वो फाइल करते रहते हैं। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको और समझाऊंगा बाद में। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर 5 तरीके के टैक्स पेयर्स हैं। ये इनको और मैं फाइलिंग स्टेटस को वाज़ेह करूंगा कि एक वहां पर सिंगल है, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली है, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस है, और हेड ऑफ हाउस होल्ड है। ये उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किसका कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो कि आप और आगे जाकर ठीक तरीके से देखेंगे। सॉरी। अब आते हैं फाइलिंग स्टेटसेस के ऊपर। वहां पर कितने किस्म के फाइलिंग स्टेटस होते हैं, मैंने कहा ना आपको कि आपको लाइन बाय लाइन सारी चीजें कनेक्ट होती जाएंगी। फाइलिंग स्टेटसेस क्या होते हैं? जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपकी एक चीज को देखा जाता है। कोई भी अगर आप एज अ टैक्स प्रिपेयरर टैक्स फाइल कर रहे हैं किसी टैक्स पेयर का, तो सबसे पहले एक चीज देखी जाएगी कि इस शख्स का, टैक्स पेयर का, क्या फाइलिंग स्टेटस है। अब वो सिंगल भी होता है, अब वो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली भी होता है, हेड ऑफ हाउसहोल्ड भी होता है, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली भी होता है, और क्वालिफाइंग विडोवर भी होता है। अब इनके ऊपर यहाँ पर डिटेल मैंने दी हुई है कि आईआरएस किन किन
फाइलिंग स्टेटसेस को मानता है। देखिए सिंगल क्या होता है, सिंगल वो बंदा होता है कि जो डाइवोर्स होता है, जो अलग होता है, या फिर जो इसने शादी नहीं की। जो सिंगल है वो सिंगल है, ठीक है। इसका एक स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है वो भी बताऊंगा अब। फिर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली आता है। वो बंदा, वो लोग जो शादीशुदा होते हैं और वो चाहते हैं कि यार हम एक ही रिटर्न फाइल करेंगे, मियाँ बीवी साथ मिलकर रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करते हैं। मियाँ बीवी साथ में अपनी ग्रॉस इनकम दिखाते हैं, अपने एक्सपेंसेस साथ में दिखाते हैं, चीज करके एक ही रिटर्न फाइल करते हैं दोनों मिलकर। फिर वहां होता है मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। ये क्या होता है? ये यहाँ पर हमारे यहाँ पर कल्चर नहीं है, पाकिस्तान में, इंडिया में। पर ये वहां पर ऐसा है कि देखिए वहां पर बहुत से लोग मियाँ बीवी से अलग होते हैं। वहां पे लोग प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। वहां पर लोग क्या कहते हैं कि यार मुझे अपने हस्बैंड के साथ अपने टैक्स जो मामलात हैं वो शेयर नहीं करने। मैं अपनी या फिर वहां पे जो वाइफ्स हैं वो कहती है मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं शेयर करती, या फिर हस्बैंड कहता है मैं वाइफ के साथ शेयर नहीं करता। तो वो दोनों अलग अलग फाइल करते हैं, या फिर उनके बीच में अगर झगड़ा है तो फिर वो अलग अलग फाइल करेंगे, या फिर कुछ किसी भी वजूहत से अगर वो अलग अलग हैं तो वो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली भी फाइल कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे मैरिड फाइलिंग सेपरेटली के ऊपर। ये उनके लिए होता है कि जो डाइवोर्स होते हैं या डाइवोर्स होने वाले होते हैं या जिनमें झगड़ा चल रहा होता है, तो फिर वो ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हेड ऑफ हाउस होल्ड। ये वो होता है कि जो अनमैरिड होते हैं या फिर जो डाइवोर्स हो चुके हुए होते हैं, बट उनके पास एक वन क्वालिफाइंग पर्सन होना जरूरी है। वन क्वालिफाइंग पर्सन यानी कि एक ऐसा डिपेंडेंट हो जो क्वालिफाई भी करता हो, एज अ क्वालिफाइंग पर्सन भी हो, यानी कि एक बच्चा उनके पास होना चाहिए। फिर वो हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए वो होते हैं। फिर इसमें कुछ और टेस्ट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड बनना चाहते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स तो होंगे, पर उसके लिए आपको कुछ टेस्ट जो है वो पास करने पड़ेंगे। उन टेस्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा डिपेंडेंट्स के और क्वालिफाइंग पर्संस के क्या टेस्ट होते हैं और कौन से क्वालिफाइंग पर्संस होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वालिफाइंग विडोवर। ये वो होते हैं कि जो बेवा होते हैं, जो मर्द हो गया या फिर वाइफ हो गई, जो बेवाएं होती हैं, बेवा होते हैं। ये बेवाएं ऐसी होती हैं कि जिनका जैसे मिसाल के तौर पर किसी का कोई हस्बैंड फौत कर जाए, इंतकाल कर जाए, तो वो उस साल जिस साल वो इंतकाल कर गया उस साल तो वो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली कर सकती है। बट नेक्स्ट अगले 2 साल तक वो क्वालिफाइंग विडोवर इस्तेमाल कर सकती है। और क्वालिफाइंग विडोवर के भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि जब अगर वो समझे कि अगर वो सिंगल करेगी तो कम बेनिफिट्स होंगे टैक्स के, ज्वाइंटली करेगी तो बहुत ज्यादा होंगे, सेपरेटली करेगा कोई तो फिर उसके बहुत कम बेनिफिट्स होंगे, हाउस होल्ड करेगा तो उसके बेनिफिट्स हैं। और क्वालिफाइंग विडोवर के लिए भी 2 साल तक बेनिफिट्स हैं। फिर उसके बाद वो एज सिंगल कर सकती है। पर हाँ, इसमें एक और चीज है कि ये 2 साल जब तक करेगी तब तक फिर से शादी नहीं करेगी। तो ये है, इसके बारे में आगे आप डिटेल में एज अ पूरा इन्फो देखेंगे। फिर हमारे पास आता है डिपेंडेंट्स। ये क्या होते हैं डिपेंडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर आपसे जैसे बात हुई कि ये डिपेंडेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि अगर किसी के पास बच्चा है तो वो सिंगल क्यों फाइल करे, जब उसको एज अ बच्चा है उसके बाद अगर वो क्वालिफाई करता है तो वो सिंगल क्यों फाइल करे, वो हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइल करे या फिर विडोवर अगर मैरिड फाइलिंग जॉइंटली फाइल करे। तो ये डिपेंडेंट की क्या डेफिनेशन है, डिपेंडेंट क्या होते हैं? तो देखिए, एक जो डिपेंडेंट होता है, दो तरीके के डिपेंडेंट होते हैं। एक जो डिपेंडेंट हो गया बच्चा हो गया, ठीक है। अब दो तरीके के डिपेंडेंट होते हैं, एक होता है क्वालिफाइंग चाइल्ड क्यूसी और एक होता है क्वालिफाइंग रिलेटिव। अब ये क्वालिफाइंग रिलेटिव से आप ये नहीं समझना कि कोई रिलेटिव हो गया तो वो बस वो क्वालिफाइंग रिलेटिव नहीं। जो आपका बच्चा होता है जो क्वालिफाई करता है उससे कुछ टेस्ट होते हैं। तो जब अगर कोई क्वालिफाइंग चाइल्ड होता है तो उसका एक आपको बेनिफिट मिलता है, क्यूसी का एक क्रेडिट है। ये इसका आपको क्रेडिट मिलता है। क्वालिफाइंग चाइल्ड का क्रेडिट होता है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और डिपेंडेंट और अदर डिपेंडेंट क्रेडिट। क्वालिफाइंग रिलेटिव का आपको अदर डिपेंडेंट क्रेडिट मिलता है। इसको मैं आपको बाद में डिटेलली और समझाऊंगा, पर पहले आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने हैं। क्वालिफाइंग चाइल्ड डिपेंडेंट जो है उसमें जो टेस्ट है वो है रिलेशनशिप मैच करे। इसमें आपको एक मैं ओवरव्यू दिखाऊंगा जिसमें रिलेशनशिप, अगर ये उन रिलेशंस के ऊपर फॉल करता है, अगर ये उतनी एज के अंदर आता है यानी कि अंडर 19 to 24 आता है, अगर इसकी रेजिडेंसी टेस्ट पास करता है, अगर ये सपोर्ट टेस्ट पास करता है और अगर ये जॉइंट रिटर्न टेस्ट पास करता है, यानी कि जॉइंट रिटर्न टेस्ट ये खुद नहीं करता यानी शादीशुदा नहीं है, तो फिर वो क्वालिफाइंग चाइल्ड हो सकता है। और अगर वो
क्वालिफाइंग इनमें से किसी, अगर इनमें से कोई भी एक ऐसा टेस्ट है जो उसमें वो फेल हो जाता है तो वो डायरेक्ट इस तरफ आ जाएगा। फिर आप इसको देखोगे, फिर आप देखोगे कि पहला टेस्ट पास वो ये करेगा कि वो क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं है, ये बहुत आसान है। फिर ये होगा कि वो रिलेशनशिप या फिर रेजिडेंसी टेस्ट, दो टेस्ट एक ही है, या ये पास करे या ये पास करे, दोनों में से कोई एक टेस्ट पास करेगा तो ये पास हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके पास आएगा ग्रॉस इनकम टेस्ट, यानी कि वो एक लिमिटेड अमाउंट कमाता हो, अगर वो उससे ज्यादा कमाता है तो फिर वो क्वालिफाइंग रिलेटिव भी नहीं हो सकता। और फिर आता है सपोर्ट टेस्ट। सपोर्ट टेस्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। क्या होता है सपोर्ट टेस्ट? सपोर्ट टेस्ट ये होता है कि क्या वो अपने आप को सपोर्ट करता है। अगर वो अपने आप को 50% से ज्यादा सपोर्ट करता है तो फिर वो क्वालिफाई नहीं करता। यहाँ पर यह है कि वो अपने आप को 50% से ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, बस इन दोनों सपोर्ट टेस्ट में एक छोटा सा थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत मिनिमम सा। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मैं हर चीज आपको बताऊंगा। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आगे जाके, ताकि आगे जाके आपको कॉन्सेप्ट कनेक्ट होंगे। फिर जो टैक्स पेयर है, जो जिसको जो क्लेम कर रहा है डिपेंडेंट को, देखो अगर देखें, अगर आप बाप हैं किसी के, तो आप अपने बच्चे को अपने टैक्स रिटर्न में क्लेम करेंगे कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसको ऐसा डिपेंडेंट क्लेम कर रहा हूँ, मैं टैक्स फाइल कर रहा हूँ, तो मुझे इसके बेनिफिट्स में मुझे अपने बच्चे के खर्चे बढ़ने होते हैं, इसलिए मुझे टैक्स में रिलैक्सेशन के लिए क्रेडिट्स मिलते हैं आपको। फिर जब वो फाइल करते हैं तो टैक्स पेयर के ऊपर कुछ ना वो आती हैं, 3 टेस्ट आते हैं। टैक्स पेयर के ऊपर जो टेस्ट आते हैं वो ये होते हैं कि टैक्स पेयर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। टैक्स पेयर यानी कि किसी और के ऊपर ऐसा ना हो कि टैक्स पेयर कोई डिपेंडेंट करे, यानी कि एक आप बाप हैं तो आपका बाप आपको डिपेंडेंट क्लेम कर रहा हो, नहीं ऐसे या क्लेम कर सकता हो, ऐसा नहीं ना हो। फिर ये अगर आप पास नहीं करते तो फिर आप आगे बढ़ते हो। फिर आता है डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट है वो ज्वाइंट फाइल रिटर्न फाइल नहीं करता हो, यानी कि ये वाला जो रिटर्न जो डिपेंडेंट है, दोनों में से कोई ज्वाइंट फाइल नहीं रिटर्न करता हो, यानी कि जैसे कि शादीशुदा लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट शादीशुदा है तो वो ज्वाइंट फाइल टैक्स रिटर्न वो कर रहा है। हाँ, ना ना ना। हाँ, तो अगर कोई डिपेंडेंट है तो उसका ये है कि वो ज्वाइंट फाइल टैक्स रिटर्न नहीं करता हो, ठीक है। और फिर तीसरा उसका टैक्स टेस्ट है डिपेंडेंट जो यूएस सिटीजन हो, रेजिडेंट एलियन हो, या मैक्सिको या फिर कनाडा का रेजिडेंट हो। तो ये उनके ऊपर, ये उसके ऊपर जो है, ये कुछ टेस्ट हैं जो आपको आगे जाकर मैं फाइल्स दूंगा तो उसके हिसाब से बहुत आसानी से समझ में आएंगी। अब हम लोग आगे आते हैं अपने डेफिनेशन ऑफ अ डिपेंडेंट फॉर 2022 के लिए। ये आपको फाइल है, ये आपको पढ़नी है, ये समझे कि ऐसा ऐसा होमवर्क है। इसको अगर जब आप पढ़ेंगे ना फुल, तो आपको समझ में आएगा कि ये डिटेल व्यू है, ओवरव्यू है इन सारे टेस्ट का। कि ये देखें, आपको बता रहा है कि एक ये 3 टेस्ट टैक्स पेयर के लिए होते हैं। फिर ये जो टेस्ट होते हैं 4 से लेकर 13 तक, ये डिपेंडेंट के लिए के ऊपर फॉलो करते हैं। टैक्स पेयर तभी डिपेंडेंट को क्लेम कर सकता है जब ये 3 टेस्ट वो पास करे, यानी कि वो किसी के ऊपर ऐसा, ये वाला जो है टेस्ट वो ये है कि किसी कोई उसको डिपेंडेंट क्लेम ना कर सकता हो। फिर ये है कि वो ज्वाइंट रिटर्न नहीं फाइल करता हो, यानी कि जो उस टैक्स पेयर का वो है डिपेंडेंट है, वो पोटेंशियल डिपेंडेंट है, वो ज्वाइंट रिटर्न नहीं फाइल करता। टैक्स पेयर तो ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर सकता है, पर उसका जो डिपेंडेंट है, उसका जो बच्चा है, वो नहीं फाइल करता हो। और तीसरा उसके अंदर आता है कि सिटीजनशिप, यानी कि वो यूएस नेशनल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए कनाडा या मेक्सिको का, या सिटीजन में होना चाहिए, या रेजिडेंट होना चाहिए, या रेजिडेंट एलियन होना चाहिए। फिर बच्चे के फिर जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर कुछ टेस्ट आ जाते हैं। अगर वो इनमें से 4 से लेकर 9 तक सब में फॉल, या सॉरी ये स्पेशल केसेस में 9 आ जाता है। अगर वो 4 से लेकर 8 तक सबको पास करता है तो फिर वो क्वालिफाइंग चाइल्ड है। अगर वो इनमें से किसी को भी पास नहीं करता तो फिर वो 9 से लेकर, सॉरी 9 तो स्पेशल केस है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिर वो 10 से लेकर 13 तक अगर सबको पास करता है तो फिर वो क्वालिफाइंग रिलेटिव का क्रेडिट ले सकता है। अब क्वालिफाइंग चाइल्ड में ये आ गया, आपको रिलेशनशिप आ गया। फिर एज टेस्ट आ गया, ये एज में लिखा हुआ है कि अगर 18-19 से नीचे होना चाहिए,
एट द एंड होना, एट द ऑफ द ईयर होना चाहिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर ये आ गया कि अगर फुल टाइम स्टूडेंट है तो 24 से अंडर होना चाहिए, और अगर परमानेंट डिसेबल्ड है तो फिर वो किसी भी एज का हो सकता है। फिर आगे आपके पास 6 रेजिडेंसी टेस्ट होना चाहिए कि वो आपके पास आधा साल तो रहना चाहिए, आपके साथ आधा साल तो रहता हो। फिर आगे सपोर्ट टेस्ट, वो ये है कि उसको वो जो डिपेंडेंट है वो अपना खर्चा आधे से कम प्रोवाइड करे, यानी कि ऐसा नहीं हो कि अगर उसके एक महीने का 10,000 रुपए या डॉलर्स खर्चा है तो वो 5,000 से ऊपर नहीं करे, यानी कि 499 तक कर सकते, उससे ऊपर ना करे। फिर जॉइंट टैक्स रिटर्न आ जाता है, यानी कि ऐसा ना हो कि जो डिपेंडेंट है वो ये अपनी बीवी के साथ या किसी के साथ जॉइंट फाइल रिटर्न फाइल कर रहा है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो ये है कि अगर वो जॉइंट रिटर्न फाइल कर रहा है सिर्फ रिफंड लेने के लिए, यानी कि उसने कोई काम किया उसको सिर्फ रिफंड चाहिए, उसको टैक्स नहीं पे करना, तो फिर वो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ये आगे जाके आप आसानी से समझ जाओगे। फिर ये स्पेशल केसेस आ जाते हैं कि जब एक क्वालिफाइंग चाइल्ड 2 लोग या 3 लोग एक साथ क्लेम कर सकते हो, तो उनके लिए ये थोड़ा सा आगे जाके आप समझेंगे। फिर अगर इनमें से किसी में भी कोई डिपेंडेंट फॉल नहीं करता तो आप जाओगे 10वें पर। 10वां बहुत आसान है कि वो क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए। फिर 11वें में आ जाता है 2 टेस्ट, या रिलेशनशिप टेस्ट पास करे या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड टेस्ट पास करे। अगर रिलेशनशिप टेस्ट पास करे तो वो इनमें से किसी भी रिलेशन का हो। अगर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड उसको पास करना है तो वो सिर्फ पूरा साल, एक पूरा साल, इसमें आधा साल नहीं, यहाँ पर आधा साल था, यहाँ पर एक पूरा साल उस टैक्स पेयर के साथ रहता हो। फिर उसके पास आ गया 11 के बाद 12 टेस्ट, ग्रॉस इनकम, यानी कि जो उसकी ग्रॉस इनकम है, जो टोटल वो कमाता हो ना एक साल में, वो $4,400 से ज्यादा नहीं कमाता हो। ठीक है, हाँ, पर डिसेबल्ड पर्सन के लिए कोई एक्सेप्शन है, वो आगे जाके आपको पता चलेगी। बट मेन तक यही है, और ये केसेस बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ऐसे स्पेशल केसेस आ गए, ये चीजें बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। फिर आगे 13 टेस्ट है, वो है टैक्स पेयर को, जो टैक्स पेयर है, जो भी टैक्स पेयर जैसे कि आप हैं, आप आधी से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर ये टेस्ट का दो थोड़ा सा मिनिमम फर्क है। यहाँ पर ये है कि जो डिपेंडेंट है वो आधे से ज्यादा नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है, यानी कि कोई और 3-4 लोग भी एक साथ प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी सपोर्ट। पर यहाँ पर जो एक टैक्स पेयर है उसको आधे से ज्यादा प्रोवाइड करनी है, ऐसा नहीं कि 3 लोग एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, इसमें आप आगे जाके और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। सो ये था पूरा एक रिव्यू। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में फॉर्म 1040 के बारे में पूरा रिव्यू दिया जाएगा, क्योंकि अगर अब मैं आपको देता हूँ कि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं समझता हूँ कि ये क्लास अगर बहुत ज़्यादा लेंथी होगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इस कोर्स को आसान रखने के लिए आपको फटाफट और आसान तरीके से मैं चलता रहूँगा, मैं आपको ठीक तरीके से समझाता रहूँगा, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो उनको रिव्यू भी करूँगा क्लासेस के अंदर, और आपको एज ए प्राइवेट जो मैंने आपको लाइव ट्यूटर सपोर्ट दिया है वहां पर भी आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, बाय बाय।